स्वागत है आपका हमारी एनएलसीसी क्लासेस में। जैसा कि हम लेक्चर ऑफ सीरीज में अगला लेक्चर सीपीसी में आज डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, जैसे कि सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 6 को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हम अभी डेफिनेशन क्लॉज को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसी जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे डेफिनेशन क्लॉज के टर्म्स को उठाकर हम डिफाइन करते रहेंगे। जैसे कि आज कुछ वर्ड्स को हम डिफाइन करेंगे, कुछ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती जाएगी हम वैसे वैसे हम इसको डिफाइन करते जाएंगे। बेसिकली आज हम जो बात करेंगे वो सेक्शन 5 की बात करेंगे। सेक्शन 5 बेसिकली इस सीपीसी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है कि रेवेन्यू कोड पर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, और सेक्शन 5 का क्लॉज 2 रेवेन्यू कोड को डिफाइन करता है कि रेवेन्यू कोड होते कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि रेवेन्यू कोड होते कौन से हैं, उसके बाद ही एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू कोड जब शब्द आ रहा है तो हमें रेवेन्यू कोड को जानना है कि रेवेन्यू कोड होते क्या है बेसिकली। तो आइए हम बात करते हैं रेवेन्यू कोड के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड। तो एप्लीकेशन देखना है हमें इस कोड का रेवेन्यू कोड्स पर किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होगा वो देखना है। तो पहले तो हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि हम रेवेन्यू कोड क्या होते हैं, रेवेन्यू कोड्स कौन सी चीजें हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें दो क्लॉज दिए गए हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। तो क्लॉज 1 में बताया गया है रेवेन्यू कोड को, और क्लॉज 2 में रेवेन्यू कोड को डिफाइन किया गया है, और क्लॉज 1 में इसका एप्लीकेशन बताया गया है। हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, पहले हम रेवेन्यू कोड के बारे में जानेंगे, रेवेन्यू कोड होते क्या है, देन आफ्टर इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे विद इन द रेफरेंस ऑफ द रेवेन्यू कोड। सीपीसी कहाँ एप्लीकेबल होगी कहाँ नहीं होगी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू कोड को जानते हैं। तो देखो उसमें डेफिनेशन दी गई है रेवेन्यू कोड की, क्या दे रहे हैं। रेवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1 jurisdiction court having jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings। सूट्स को एंटरटेन करता हो, अदर प्रोसीडिंग्स को, इस टाइप के रिलेटिंग टू दी रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। क्या समझेंगे, एक लैंड है हमारे पास, ये लैंड है, इस लैंड का जो यूज है बेसिकली वो किस लिए किया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। इसका यूज जो है, इसका यूज एक जमीन है, उस जमीन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो कृषि उपयोगों के लिए किया जा रहा है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बताते हैं, ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को परेशान हो, क्योंकि फिल्म्स का कोई मीडियम नहीं होता है। फिल्म्स का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज होता है या एक ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो हम जो पढ़ाते हैं कोशिश करते हैं कि हम उसे एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में बताएं, ईजीएस्ट वे से बताएं, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएं, और फिर हम उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, एक ऐसी जमीन है जिस जमीन का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पजेज। उसमें क्या है, ऐसे उपयोगों के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे एग्रीकल्चर के तौर पर कृषि के उपयोग में किया जा रहा है। जैसे उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मछली पालन, फिशरीज, या फिर एनिमल हस्बेंड्रीज यानी कि पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फिशरीज मतलब मछली पालन, या उपले वगैरह लगाने के लिए। अमूमन हमने देखा है गाँव में क्या होता है, उपले देखिए आपने, जो पशुओं का जो वेस्ट होता है जिसको हम आसान भाषा में गोबर बोलते हैं, उसे उपले बनाकर कहीं पे लगाना, उनको स्टोरेज करना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर पर्पजेज में आती हैं चीजें। ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस जमीन का, जिस जमीन को खालिस स्पेशली और मियरली इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जमीन का क्या कर रहे हैं, रेंट, इस जमीन के रेंट से रिलेटेड कोई शूट या कोई प्रोसीडिंग्स, या दूसरी चीज क्या है, रेवेन्यू, इस जमीन के रेवेन्यू से रिलेटेड कोई सूट या प्रोसीडिंग। तीसरी चीज बात कर रहे हैं प्रॉफिट, इस जमीन का कोई प्रॉफिट है, इस जमीन का कोई प्रॉफिट है, इससे रिलेटेड कोई सूट या प्रोसीडिंग्स। एक जमीन है हमारे पास, जिस जमीन का मेयरली जो पर्पस है वो सिर्फ एग्रीकल्चर है। हम उस जमीन पर क्या, कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, फिशरीज, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आता है, उसकी डिफिनेशन जब हम देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं एग्रीकल्चर पर्पजेज में। फिशरीज यानी कि मछली पालन, तो हम हिंदी में बोलते हैं मत्स्य पालन। दूसरी चीज आपकी एनिमल हस्बेंड्रीज, हम उसको बोलते हैं पशुपालन। तीसरी चीज हम उसमें ऐड कर सकते हैं कोई खेती वगैरह, क्रॉप्स वगैरह को उगाना, उसमें ग्रोइंग क्रॉप्स एटसेट्रा। या फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ जमीन ऐसी होती है जिनको हम डेरी वेरी के उसमें इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करना है हमें, जैसे उसमें गोबर के उपले बनाकर लगाना, उनका स्टोरेज वगैरह, ये सारे के सारे काम किसके में आते हैं, एग्रीकल्चर पर्पजेज में आते हैं। हम ऐसी ही जमीन के किसी रेंट को लेकर विवाद है, उसके रेवेन्यू को लेकर विवाद है, उसके प्रॉफिट्स को लेकर विवाद है, इन तरह के विवादों को जो कोर्ट हैंडल करेगा, जो कोर्ट हैंडल करता है, या इन तरह के, इस तरह के विवादों पर, इस तरह के डिस्प्यूट्स पर जिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होता है, जिस कोर्ट को पावर टू ट्राई और पावर टू डिसाइड होता है,
जुडिक्शन इज द पावर टू डिसाइड और पावर टू ट्राई। तो उसमें पावर है, उसको जुडिक्शन एक पावर होती है। पावर का मतलब क्या होता है, जुडिक्शन का मतलब दो तरह की पावर होती है, डुअल पावर है, पावर टू ट्राई एंड डिसाइड। उसको ट्राई करेगा देन आफ्टर उसे डिसाइड कर देगा सुनकर, ये जुडिक्शन होता है बेसिकली। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी जमीन जिसके पर्पस क्या है, उसका पर्पस एग्रीकल्चर है, और उस जमीन के रेंट को लेकर, उस जमीन के रेवेन्यू को लेकर और उस जमीन के प्रॉफिट को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, इस डिस्प्यूट को डिस्पोजल करने की जिस कोर्ट के पास पावर होगी, जिस कोर्ट के पास जुडिक्शन होगा, वही कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट होगा। यही कह रहे हैं। देखिए कौन सी बात कर रहे हैं, लैंड यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेज बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग एज बीइंग सूट और प्रोसीडिंग ऑफ अ सिविल नेचर। भले ये सिविल नेचर का सूट है, लेकिन इस कोर्ट पर सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं होता है, जिस कोर्ट को होता है वही रेवेन्यू कोर्ट कहलाता है। समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका ध्यान जो है सेक्शन 9 की तरफ लेता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ एक शब्द लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इंक्लूड डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट्स और प्रोसीडिंग्स। देखो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी एक नई स्लाइड पे, यहाँ से स्लाइड ले लेते हैं। स्लाइड क्यों ले रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए आपको। हमने बताया आपको, यहाँ हम सेक्शन 9 की बात करेंगे, अभी हम सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 5 हम पढ़ रहे हैं। सेक्शन 5 में क्या है, यहाँ पर हम रेवेन्यू कोड की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में जो बताया गया है वो आपको बताया गया है। खाली क्या बताया गया है, यहाँ पर जो बात की गई है, बात की गई है आपकी रेवेन्यू कोड की। तो रेवेन्यू कोड क्या होता है, हमने बताया एक जमीन है, ये जमीन का इस्तेमाल या यूज कैसे किया जा रहा है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस, कृषि प्रयोजनों के लिए इस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल जो है वो कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। वो कृषि प्रयोजन कौन कौन से हो सकते हैं, वो पशुपालन हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। दूसरा वो मत्स्य पालन हो सकता है, मत्स्य पालन मतलब आपका फिशरीज या मछली पालन। तीसरा कोई और, जैसे कि मैंने बताया उपले वगैरह लगाना, तरह का कोई एक्टिविटी या कोई खेती की जा रही है, खेती किसानी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटीज हैं। इस जमीन पर ये काम किए जा रहे हैं, और इस जमीन से क्या क्या चीजें अवेल की जा रही हैं, इस जमीन का कोई रेंट, इस जमीन का कोई रेवेन्यू, या इस जमीन का कोई प्रॉफिट। इन तीनों चीजों से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, और इस डिस्प्यूट को निस्तारित करने की, डिस्प्यूट का डिस्पोजल करने की जिस कोर्ट के पास पावर या जुडिक्शन बात की होती है, ठीक है, जुडिक्शन ऑल्सो अ पावर है, तो उस कोर्ट को ही हम रेवेन्यू कोर्ट कहेंगे। यानी कि आसान भाषा में समझिए, ये वह न्यायालय होता है, राजस्व न्यायालय, उस न्यायालय को कहा जाता है सीपीसी की धारा 5 की उपधारा 2 में जैसे बताया गया है। में क्या बताया गया है, राजस्व न्यायालय वह न्यायालय होता है जिस न्यायालय को किसी कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही जमीन के रेंट यानी कि किराए को लेकर, उसके रेवेन्यू यानी कि राजस्व को लेकर, उसके प्रॉफिट यानी कि लाभ को लेकर कोई भविष्य में कोई विवाद पैदा होता है, जिस विवाद को निपटाने की पावर जिस कोर्ट के पास होती है वही कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट या राजस्व न्यायालय कहलाता है, अकॉर्डिंग टू द सीपीसी सेक्शन 5 और सबसेक्शन 2। ये हमारा क्या रहा, ये आपका सेक्शन 5 का क्लॉज 2 रहा। इसमें एक बात की गई है सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में, वो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान वहां पर दिलाना चाहता हूँ। तो देखेंगे रेवेन्यू कोड की जो क्लॉज 2 जो है इसमें क्या बताया गया, देखिए लास्ट लाइन ये क्या कह रहे हैं, टू ट्राई सच सूट और प्रोसीडिंग। लेकिन ऐसा कोई भी सिविल कोर्ट क्या नहीं करेगा, ऐसे सिविल, भले ही ये सिविल नेचर का सूट है, ये भी सिविल नेचर के होते हैं या सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन ये सिविल नेचर का होने के साथ साथ इस मैटर पर, इस डिस्प्यूट पर किसी भी सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ क्यों मना कर दिया उन्होंने, मना करने की वजह है, यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा आगे इसकी वजह मिलेगी आपको, वजह मिलेगी यहाँ पर पार्ट 1 में सूट्स इन जनरल। आप जब सेक्शन 9 देखेंगे तो सेक्शन 9 में देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सब चीजें आपको जोड़ के पढ़नी है ताकि आपका पॉइंट एकदम क्लियर होते जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, सेक्शन 9 क्या कह रहा है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, जब तक कि बार्ड न किया गया हो। एक सिविल न्यायालय तमाम सिविल प्रकृति के वादों को ट्राई कर सकता है, तमाम सिविल प्रकृति के वादों को सुन सकता है, को सुनने की पावर है, ये सेक्शन 9 कहता है। लेकिन क्यों कह रहा है, अनलेस बार्ड, जब तक कि उसे रोका ना गया हो। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर, ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर। सिविल कोर्ट को तमाम सिविल नेचर के सूटों को सुनने की उसे पावर होगी, लेकिन एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर
कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार। एक्सप्रेसली बार कर दिया गया हो या इम्प्लाइडली बार कर दिया। तो अब जरा लौट कर आते हैं हम अपने कहां पर, सेक्शन 5 पर आते हैं। सेक्शन 5 को देखेंगे, सेक्शन 5 को। सेक्शन 5 में जरा मुझे बताइए एक्सप्रेसली बार किया गया है या इम्प्लाइडली बार किया गया है? एक्सप्रेसली बार किया गया है, नहीं किया गया है? देखिए इसमें क्या कह रहे हैं सेक्शन 5 का क्लॉज 2, बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर दिस कोर्ट टू ट्राई सच सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स एज बीइंग, यानी कि उस सिविल कोर्ट को इसमें जुडिक्शन नहीं होगा जिस सिविल कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू के नेचर का मामला है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के कोर्ट को ही पावर होगी। समझिए कैसे? पहली चीज क्या कह रहे हैं, यहां पर हमें 2 से 3 चीजें देखने को चाहिए होती है। जैसे कभी भी हम जब सूट को फाइल करते हैं बेसिकली, तो जुडिक्शन की बात ही कर लेता हूं थोड़ा सा एक स्लाइड पे, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम बात कर लेते हैं, देखें लिखे, यहां हम बात कर रहे हैं आपसे देखिए जुडिक्शन की बात कर लेता हूं। जुडिक्शन होता क्या है? जुरिसडिक्शन, बिल्कुल चीजें बहुत एकदम आसानी से समझ में। 3 तरह का जुडिक्शन बताया गया सीपीसी में। पहला जुडिक्शन जो बताया गया है वो आपका जुडिक्शन है पेक्यूनियरी जुडिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। ये पेक्यूनियरी जुडिक्शन कहां दिया गया है? सेक्शन 6 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा जुडिक्शन जो दिया गया है, जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट अंडर सेक्शन 9, ठीक है। और तीसरा जो दिया गया आपको प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग या फिर इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल, टेरिटोरियल, टेरिटोरियल जुडिक्शन कहां दिया गया है? सेक्शन 16 से 20 में। और सेक्शन 15 जो है वो आपका सबके साथ पढ़ा जाएगा, सेक्शन 15 सबके साथ पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा उसके बारे में बताएंगे अभी। यहां जो समझने वाली बात है, कभी भी हम किसी कोर्ट के जुरिसडिक्शन को तय करते हैं कि कौन सा मामला किस कोर्ट को सुनने की पावर है, तो हम इस पैरामीटर को देखते हैं, इस पैमाने को देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले उस कोर्ट की पेक्यूनियरी लिमिट्स को देखते हैं, बल्कि इसको सेकेंडरी चीज पर रखिए, दूसरे नंबर पर रखेंगे। पहला हम क्या देखते हैं? सेक्शन आपका 9 को हम स्टडी करते हैं कि क्या जिस सब्जेक्ट मैटर की बात की जा रही है, जिस विषय वस्तु की बात की जा रही है, क्या उस विषय वस्तु पर कौन से न्यायालय को इसको सुनने की पावर होगी। जैसे कि राजस्व है, राजस्व क्या मतलब होता है? रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उस रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर की विषय वस्तु हो गई, उस विषय वस्तु पे कौन से कोर्ट को पावर होगी। तो हमने सेक्शन 9 पढ़ा, तो सेक्शन 9 क्या कहता है? तमाम सिविल नेचर के बाद, ऐसे तमाम सिविल प्रकृति के बाद जिनको सुनने की सिविल कोर्ट को पावर है, सभी को, हाँ यस सभी को। लेकिन उस पर एक बार लगा दिया कि जहां आपको एक्सप्रेसली या आपको इंप्लाइडली रोक दिया जा रहा है उसके कॉग्निजेंस से, तो आप वहां पर कॉग्निजेंस या उसको सूट को ट्राई नहीं कर सकते। वैसे सब पे लीजिए, जहां मना कर दिया गया हमारे को चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेसली मना किया गया हो, चाहे वो इंप्लाइडली मना किया गया हो। तो बात मैं करता हूं सेक्शन 5 की। क्या सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में मना किया गया है, नहीं किया गया? यस, मना किया गया है। सिविल कोर्ट को नहीं होगी पावर वहां पर, तो किसको पावर होगी? वहां सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट को पावर होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ किसको पावर होगी? रेवेन्यू कोर्ट को होगी। तो यहां पर हमें एक्सप्रेसली वार्ड देखने को मिलता है, नहीं मिलता? ये एक्सप्रेसली वार्ड है या नहीं? एक्सप्रेसली वार्ड की गई है चीज, नहीं की गई? यहां पर उन्हें बाजे तौर पर क्लियरली मना कर दिया गया कि इस तरह के बाद जो किसी एग्रीकल्चरल लैंड है जिसका पर्पस ही एग्रीकल्चर है, उससे रिलेटेड रेंट, उससे रिलेटेड रेवेन्यू, उससे रिलेटेड प्रॉफिट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, तो श्रीमान उस पर सिविल कोर्ट को कोई भी जुडिक्शन नहीं होगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट मैटर इज प्योरली रेवेन्यू। प्योरली रेवेन्यू मैटर है तो फिर उस पर जुडिक्शन भी रेवेन्यू कोर्ट को ही होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा हूँ सेक्शन 9 में, सब्जेक्ट मैटर वाला। तो यहाँ पे जो जुडिक्शन ओवर दी सब्जेक्ट मैटर है, यहाँ आकर ये वाला कोर्ट जो है सिविल कोर्ट फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। जब यहीं फेल हो जाता है तो ना तो उसको देखने की जरूरत है, ना फिर इसको देखने की जरूरत, क्योंकि कोई भी कोर्ट तभी कॉम्पिटेंट कोर्ट होता है ये तीनों ही जुडिक्शन को वो फुलफिल करता हो। उसके पास पेक्यूनियरी जुडिक्शन भी हो, उसके पास आपका जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर भी हो, तीसरा आपका प्लेस ऑफ सुइंग भी हो, कि वो उस जगह सिचुएटेड होना चाहिए कोर्ट जिस जगह वो मैटर डिस्प्यूटेड है। जैसे कोई अलीगढ़ जिले का मामला है, तो ऐसा नहीं कि उसको आगरा जिले की कोर्ट ट्राई कर देगी भाई। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब ये जहां कोर्ट सिचुएटेड है वहीं का, उसी के क्षेत्राधिकार, उसी की जमीन के अंदर ही क्या होना चाहिए? वो मामला, वो डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए। तो हमारे पास कितने जुडिक्शन है? हमारे पास 3 तरह का जुडिक्शन है। पहला जुडिक्शन पेक्यूनियरी जुडिक्शन अंडर सेक्शन 6, दूसरा हमारे पास जुडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर सेक्शन 9, और हमारे पास तीसरा है प्लेस ऑफ सुइंग या टेरिटोरियल जुडिक्शन फ्रॉम द सेक्शन 16 to 20 ऑफ सीपीसी, एंड तीनों के साथ राइड विद सेक्शन 15 क्या बताता है? द लोअर ग्रेड का जो सिविल कोर्ट होगा वो सबसे पहले वहां जाएंगे, तो देखेंगे अपनी लिमिट को सेट करके वहां जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों चीजें आपने समझी, और हमने सेक्शन 5 का क्लॉज 2 है, जब हमने रेवेन्यू कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी, तो रेवेन्यू कोर्ट कौन सा कोर्ट होता है? ये वो न्यायालय होता है जिसके अधीन या जिस पर एक जिम्मेदारी होती है या उसके पास पावर होती है। कौन सी पावर होती है? कि वो एक ऐसी लैंड जिसका पर्पस एग्रीकल्चरल हो,
जिसका पर्पस क्या हो, एग्रीकल्चरल हो, या वो कृषि के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके रेंट से, भाटक बोलते हैं इसे, किराया हिंदी में, उसके भाटक से संबंधित, उससे राजस्व के संबंधित, या उसका तीसरी वाली अगर बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या है उसका, तीसरा पॉइंट ये है कि उसके प्रॉफिट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है, तो इन तीनों ही मामलों पर जो अधिकारिता होगी, जो ज्यूरिडिक्शन होगा, वो प्योरली और मियरली किसको होगी, वो राजस्व कोर्ट को होगी, या राजस्व न्यायालय को होगी, या रेवेन्यू कोर्ट। यहाँ पर सिविल कोर्ट को पावर नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 9 मना करता है कि जिन मामलों में सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बाहर किया गया है, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो वहां पर सिविल कोर्ट को रुक जाना चाहिए, वहां पर उसको जबरदस्ती ट्राई नहीं करना चाहिए, वरना अगर ट्राई करेगा तो वो जो आपकी प्रोसीडिंग होंगी वो मैलाफाइड हो जाएंगी और वो सब नलिटी होंगी, बिल्कुल वाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज आपने समझी, सेक्शन 5 का क्लॉज 2 हमने अभी डिस्कस जो किया वो किया आपका रेवेन्यू कोड क्या होता है, तो आपको रेवेन्यू कोड आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये बात इतनी आपको समझ में आई। अब बात कर लेते हैं क्लॉज 1 की। क्लॉज 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 की बात करते हैं। क्लॉज 1 क्या, क्लॉज 1 5 का क्लॉज 1। अब देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। अब हमने रेवेन्यू कोड देख लिया, अब हमें ये देखना रेवेन्यू कोड क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब ये देखना क्या इस रेवेन्यू कोड पर सीपीसी लागू होती है, सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं, अगर है तो कितनी है, अगर है तो कौन कौन सी वो पैरामीटर्स हैं जिनके सब्जेक्टिव रहेगी। तो हम सेक्शन 5 का क्लॉज 1 इसी बात की तरफ इशारा करता है। देखिए क्या कह रहा है, जो रेवेन्यू कोड है, देखो, वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent। मिसाल के तौर पर एक रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारे पास, रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट है हमारे पास, रेंट कंट्रोल एक्ट। ये रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, इस मामले में बेसिकली रेवेन्यू कोड को पावर होगी, यस। तो रेवेन्यू कोड को पावर होगी, तो इस रेवेन्यू कोड को जो पावर है उसको जो डील करेगा वो रेवेन्यू आपका कंट्रोल एक्ट करेगा, रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली। रेंट कंट्रोल एक्ट जब करेगा आपको उसको, तो हम यहाँ एक चीज ये देखते हैं कि रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई स्पेसिफिकली किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर ये रेंट कंट्रोल एक्ट खामोश हो जाता है। मसलन यहाँ मिसाल के तौर पर से मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक साइड लेकर ये मान लिया जाता है मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, इसका तरीका, ये तरीका कौन सा होगा, मान लीजिए कोई रेवेन्यू कोड है, रेवेन्यू कोड 2006 का है मिसाल के तौर पे, यूपी का, यूपी रेवेन्यू कोड है, इसमें एक तरीका नहीं बताया गया, इस तरीके पर ये आकर कोड खामोश हो जाता है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू जो संहिता, राजस्व संहिता 2006 है, एक कानून है, यूपी का लोकल कानून है, बेसिकली रेवेन्यू के मैटर्स को डील करता है। अगर इस रेवेन्यू कोड में ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर वादों को संतुलित कैसे किया जाएगा, ये प्रोसीजर नहीं बताया गया, इस प्रोसीजर पे ये खामोश है, ये कोड यहाँ पर नहीं बताया गया, तो आप पहले ये बताइए, ये कहिए उनसे कि जो रेवेन्यू कोड होते हैं वो स्पेशल लॉ जो होते हैं वो स्पेशल लॉ से ही गवर्न होते हैं। लेकिन सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ तब होती है जिस स्पेशल लॉ से वो गवर्न हो रहा है रेवेन्यू कोड, अगर वो स्पेशल लॉ किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर वो खामोश हो जाता है, जैसे कि वादों के संस्थान का तरीका नहीं बताया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का तरीका नहीं बताया गया, किस तरीके से करेंगे, तो फिर ध्यान रखिए यहाँ पर जो तरीका लिया जाएगा वो सीपीसी से लिया जाएगा। सीपीसी में तरीका कहाँ बताया गया है, सेक्शन 24 रेड विद ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 4, ये तरीका यहाँ से लिया जाएगा, तभी आप सीपीसी के तरीका को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझ में आया, यहाँ बताने का मकसद मेरा क्या है कि जब कभी कोई स्पेशल एनैक्टमेंट है जो कि रेवेन्यू कोड पर एप्लीकेबल है, उस स्पेशल एनैक्टमेंट पर या उस स्पेशल कानून को किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर खामोश है, पार्लियामेंट ने कुछ भी नहीं कहा है, पार्लियामेंट ने कोई उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं डाला है, तो उन प्रोविजंस को सीपीसी से ड्राइव करेंगे, सीपीसी से आप ले सकते हैं। कि जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए ये जो उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू संहिता है या रेवेन्यू कोड 2006 का है, इसमें ये तरीका नहीं बताया गया कि कोर्ट में जाने का और सूट को फाइल करने का तरीका नहीं बताया गया, तो सूट को फाइल करने का जब तरीका यहाँ नहीं बताया गया, ये कोर्ट खामोश है ये वाला कानून, तो फिर आप टेंशन ना लीजिए, उसको कहाँ से ले सकते हैं आप, उसको हम सीपीसी से ले सकते हैं। सीपीसी में ये तरीका कहाँ बताया गया, सेक्शन 26 रेड विद ऑर्डर 4, यानी कि धारा 26 और उसके साथ साथ सपठित ऑर्डर 4 देखेंगे तो आपको वहां पर वादों के संस्थान से संबंधित प्रक्रिया का पूरा प्रोविजन मिल जाएगा। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं, पूरी प्रोसीजर को वहाँ पर एक जगह पर इन्होंने रख दिया, सेक्शन 20 और आदेश 4 में रखा। बातें समझ में आई, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पेचीदगी है, जो लोग नहीं सही से पढ़ते हैं, क्या पूरी की पूरी सीपीसी लागू होगी, नहीं पूरी नहीं होगी, फिर कैसे होगी लागू, तो बता रहे हैं कैसे लागू होगी। दूसरा वाला पॉइंट देखिए, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इसमें एक बात तो उन्होंने कह दी, क्या कह दी, कि जहां पर जो स्पेशल एनैक्टमेंट है एप्लीकेबल टू दी
देम साइलेंट, अगर वो साइलेंट है तब क्या होगा, क्या ऐसे ही लागू हो जाएगा? नहीं नहीं, फिर क्या करें, स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes or shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe. ऐसा मत करिए पूरी पूरी सीपीसी उठा कर रख दो यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट चाहे जो भी तब्दीली करके बदलाव करके वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट इस पर लागू कर सकती है, उसको पावर होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होगी तो, लेकिन ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपने ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करना होगा कि कौन सा पोर्शन उस पर लागू करेगा, किस तरीके का मॉडिफिकेशन करके कराना चाहते हैं, कराइए, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी। दैट क्लियर? आपसे कोई पूछे कि क्या सीपीसी रेवेन्यू कोड्स पर एप्लीकेबल है, तो आप उससे पहला सवाल ये पूछिए कि भाई पहले तो ये बताओ रेवेन्यू कोड होते क्या है, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। तो उनसे कहिए आप जो सेक्शन 5 दिया गया उसके क्लॉज 2 में चलिए पहले आप, क्योंकि क्लॉज 2 में ही डिफाइन किया गया है रेवेन्यू कोड को। तो आप बताइए रेवेन्यू कोड एसेस तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी पावर को देखते हुए पता लग जाता है ये रेवेन्यू कोड है। जैसे कि पावर क्या होती है, उसकी पावर एक ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसके रेंट से रिलेटेड, उसके रेवेन्यू से रिलेटेड, उसके प्रॉफिट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, और इस डिस्प्यूट को डिस्पोजल करने की जिसको पावर है, जिस कोर्ट को पावर है, जिस कोर्ट को जुडिक्शन है, वही कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है। ठीक है भैया, रेवेन्यू कोर्ट तो समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है तो सेक्शन 5 के क्लॉज 1 में आइए, तो ये क्या कहते हैं कि जो रेवेन्यू कोर्ट जिस स्पेशल कानून से, जिस स्पेशल लॉ से गवर्न हो रहा है, वही नियम इस पर लागू करेंगे, वही लॉ की किताब इस पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन सीपीसी नहीं होगी। लेकिन सीपीसी उस केस में लागू होती है जिस केस में वो स्पेशल एनैक्टमेंट, वो स्पेशल लॉ जहां पर खामोश होगा वहां पर सीपीसी लागू हो जाएगी, जहां पर साइलेंट होगा। लेकिन ध्यान रहे, सीपीसी अपनी मनमर्जी से मत अप्लाई कर देना, अप्लाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कौन सा पोर्शन लागू करेगा, कौन से पोर्शन में क्या मॉडिफिकेशन करना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑफिशियल गजेट में आपको नोटिफाई करना होगा, देन तब सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी तय की जाएगी। ये आपका सेक्शन 5 था पूरा। सेक्शन 5 के साथ साथ हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 9 पढ़ा। सेक्शन 9 की पढ़ा, वहां बताया गया कि सिविल कोर्ट को पावर नहीं होगी जिन मैटर में मना कर दिया एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली मना किया गया ना सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में मना कर दिया गया कि सिविल कोर्ट यहाँ पर ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली पावर किसको है, रेवेन्यू कोर्ट को है। सेक्शन 9 तो कहता है ये बात, सेक्शन 9 का ही एक्सटेंशन है सेक्शन 5 का क्लॉज 2। अगर मैं कहूं सेक्शन 9 इज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर, एक प्रिंसिपल है प्रोसीजर का और लॉ का, लेकिन सेक्शन 5 का क्लॉज 2 क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ दी सेक्शन 9। सेक्शन 9 का एग्जांपल है, यस, एक्सप्रेसली वर्ड का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। और फाइनली मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान की वैकेंसी आ चुकी है, हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने उसको नोटिफाई कर दिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी ये ऑफिशियली नोटिफाई नहीं है कि फॉर्म भरने की डेट आ गई हो या फिर कब फॉर्म होंगे, कब, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट का ये काम रहता है, राजस्थान हाईकोर्ट का, कि वो साल की शुरुआत में जनवरी या मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के आसपास पहले या दूसरे महीने में क्या कर देते हैं, वो अपनी वैकेंसी का एक नोटिफिकेशन, जैसे कैलेंडर आता है हमारे यहाँ, वहाँ कैलेंडर नहीं आता है, वो हाईकोर्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई कर देता है कि इस ईयर में हमने इतनी वैकेंसी, कब तक के लिए, जनवरी टू दिसंबर तक 2025 तक क्या है, इतनी वैकेंसी उनके पास है। अब वो कभी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है पूरी साल के अंदर, वो चाहे फरवरी में आ जाए, चाहे वो मार्च में आए, चाहे वो अप्रैल में आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जाता है नोटिफिकेशन आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। हमने इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कल हमारे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं टोटल वीडियो में आपको क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसी है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। और हमने इसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी के फर्स्ट वीक में या मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सेकंड वीक में हमने एक बैच शुरू किया है अपनी कोचिंग से, और वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा, जिसका नाम है सफलता बैच। हमने उसमें टोटल 15 सीट्स रखी है, हम ज़्यादा उसमें नहीं स्टूडेंट रखना है, क्योंकि हमें 1 to 1 मेहनत करनी है और हमें रिजल्ट दिलाना है लोगों को, हमें बच्चों को रिजल्ट दिलाना है। और एक खास बात, यहाँ पर जो बच्चे 35 प्लस वाले हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो लिमिट होती है एज की, एज लिमिट अप टू 40 ईयर्स तक, 40 साल तक के बच्चे इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ऐसे अधिवक्ता और ऐसी हमारी बहन जो अधिवक्ता हैं, जो कोर्ट कचहरी में रहते हैं लोग और बड़ा ही मेहनत का काम करते हैं, बड़ा स्ट्रगल वाला काम है, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा वक्त निकालकर रात में हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर पर हमसे जुड़ते हैं तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं और इसमें मायूस ना हो, क्योंकि 40 साल तक आपको मौका मिल सकता है। अगर वो 35 प्लस भी हैं या कोई गृहिणी है हमारी बहन जो शादीशुदा है, जो घर के कामकाज में रहती है, नहीं कहीं पर ऑफलाइन आ सकती, तो परेशान ना हो, हम लोग ऑनलाइन मोड में रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे रहे हैं। तो हमारे सफलता बैच से जुड़िए, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें 15 स्टूडेंट लेने हैं और इसमें जो पहले आएगा हम उसको एडमिशन देंगे। बहुत अफोर्डेबल फीस रखी है हमने, कोई बहुत ज़्यादा एकदम फीस नहीं है इसमें, बहुत रीजनेबल फीस है, इतनी फीस है कि आप पॉकेट मनी से भी दे सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, हम इसमें क्या क्या कराने वाले हैं, हम इसमें प्रीलिम्स की तैयारी कराएंगे विद मॉक टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट कराएंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको मेंस के लिए पढ़ाएंगे, मेंस के आंसर राइटिंग कराएंगे, उसके मॉक टेस्ट कराएंगे। अगर जिन बच्चों का इंटरव्यू कॉल होता है उनको इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे। हमारे पास एक्स जजेस, सिटिंग जजेस हमारे पैनल में रहते हैं इंटरव्यू के लिए। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि जल्दी कीजिए, हमारे
सफलता बैच से जुड़ने के लिए, जो कि फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ लास्ट में या फिर सेकंड वीक में शुरू हो जाएगा। तो देर ना करें, ज्वाइन करें। अवेल और जो हमारे अभी 26 जनवरी का एक ऑफर चल रहा था, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि वो 31 जनवरी तक वैलिड था, जिसका हमने नाम रखा था रिपब्लिक डे ऑफर। रिपब्लिक डे ऑफर को हमने एक्सटेंड कर 5 फरवरी तक कर दिया है, और 5 फरवरी तक अगर कोई भी एडमिशन लेता है तो उसको 26% तक का उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा फीस पर। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने अभी बात की यहाँ पर सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 को हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 5 के बाद में सेक्शन 6 को अभी हम स्किप करेंगे, क्योंकि हम इसको जब प्लेस ऑफ स्विंग्स पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 यहाँ 2-3 चीज जानिए। सेक्शन 7 को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ खाली इतना जानिए, एक कोट होती है स्मॉल कॉजेज कोट, ये कोट होती है। ये 2 तरह की होती है, बस इतना जानिए। एक कौन सी होती है, प्रोवेंशियल स्मॉल कॉज कोट, और एक होती है प्रेसिडेंसी स्मॉल कोट, स्मॉल कॉज, ये होती है। यहाँ जो हमें देखना है बेसिकली, जो सेक्शन 7 में बताया गया है, और सेक्शन 7 के साथ साथ ऑर्डर 50 पढ़ा जाता है। ये सेक्शन 8 में बताया गया, और यहाँ पर ऑर्डर 51 पढ़ा। बस इतना ही ध्यान रखना है। प्रीलिम्स का सवाल आता है, आपसे इसमें बहुत ज्यादा अंदर कोई भी चीज नहीं पूछेगा। एक चीज यहाँ जो गौर करने वाली है, उसको आप ध्यान रखेंगे। उसको क्या ध्यान रखेंगे, यहीं पर लिख लीजिए नोट करके। नोट करके मैंने आपको जब इसकी हिस्ट्री बता रहा था मैं सीपीसी की, तो मैंने आपको अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे। आपको अमेंडमेंट्स, मैंने अमेंडमेंट्स 3 अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे। पहला अमेंडमेंट था 1976 का अमेंडमेंट, दूसरा था 1999 का, तीसरा था आपका 2002 का। तो हमने 1976 के अमेंडमेंट से एक चीज बताई थी कि वो क्या थी, सेक्शन 96 का क्लॉज 4। इसमें क्या बताया गया था कि स्मॉल कॉज कोट की जो डिक्री होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अप टू 10K, 10,000 तक की। तो ऐसे मामलों में, लेकिन ध्यान दिए डिक्री है किसकी, स्मॉल कॉज कोड की है। ऐसे मामलों में जिसमें डिक्री की रकम कितनी होगी, वैल्यू कितनी होगी, 10K, अप टू 10K, 10,000 रुपए तक की, तो इससे अपील नहीं हुई। अपील शैल नॉट लाई, नो अपील शैल लाई, ठीक है, नो अपील शैल लाई। तो यहाँ पर अपील नहीं कर सकते आप। और ये 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से हमने आपको बताया था 1976 छोड़ा गया है, तो इससे पहले नहीं होता था। हमने बताया आपको कि यहाँ पे 2 तरह के स्मॉल कॉज कोड होते हैं। पहला होता है आपका प्रोविंशियल, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंसी में होता है, एक प्रोविंस में होता है। दोनों में क्या होता है, अंतर क्या है, एक सेक्शन 7 में बताया गया है, एक सेक्शन 8 में बताया गया है। एक का संबंधित ऑर्डर 50 है, दूसरे का संबंधित ऑर्डर 51 है। और इसमें जो मेन चीज है, जो याद रखने वाली चीज है, वो जो याद रखिएगा, सेक्शन 96 का क्लॉज 4, ये कब से जोड़ा गया है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसमें क्या बताया गया, स्मॉल कॉज कोट की जो डिक्री होगी, उसकी जो वैल्यू है वो अप टू 10K, अप टू 10,000 रुपए तक। अगर 10,000 रुपए तक की किसी डिक्री को पारित किया है किसने, स्मॉल कॉज कोर्ट ने, तो वो सेक्शन 96 के क्लॉज 4 में वहां पर बता दिया गया कि इस आदेश से अपील कतई नहीं होगी। क्या बता दिया गया, इस आदेश से अपील नहीं होगी। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं। देखिए मैंने बताया सेक्शन 7 में आपका प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोड है, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है अंदर, जितना आपने बताया उतना पढ़ना है। सेक्शन 8 क्या बताया गया आपका, स्मॉल कॉज कोड कौन सा, प्रेसिडेंसी का। इसमें ऑर्डर कौन सा लगता है, इसमें ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर 51 है, और उसमें कितना है, ऑर्डर 50 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आप लोगों को। हमने सेक्शन 9 हल्का सा पढ़ा, लेकिन सेक्शन 9 को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 13 में क्या है, फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 13 में क्या है, फॉरेन जजमेंट की बात की गई है। सेक्शन 13 में फॉरेन जजमेंट की बात की गई है। फॉरेन जजमेंट क्या है भाई, तो फॉरेन जजमेंट क्या होता है वो जानेंगे, इसकी कंक्लूसिवनेस को जानेंगे, वो क्या होता है। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और एकदम इत्मीनान से देखें, क्योंकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो अभी हम फॉरेन जजमेंट को देखेंगे। तो देखिए फॉरेन जजमेंट का बताया गया, व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तो हमें अभी सेक्शन 13 कहते हैं फॉरेन जजमेंट कब क्या होता है, कब ये कंक्लूसिव नहीं होता है और कब कंक्लूसिव होता है। डायरेक्ट में नेगेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि कब विदेशी निर्णय कंक्लूसिव होता है। ये भी तो कह सकते हैं ना, क्या कहते हैं, नॉट हटा दो, लिखना नॉट हटा दो, व्हेन फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव, ये भी तो कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव बताया गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, नेगेटिव बताया गया है। बेसिकली हमें जो पढ़ना है, अभी हम इस पे आएंगे अभी बाद में, हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी हम नई स्लाइड्स थोड़ा सा समझाते हैं, तो क्या देखना है। देखिए हमें पढ़ना है फॉरेन जजमेंट, फॉरेन
फॉरेन जजमेंट पढ़ना है। इससे रिलेटेड क्या कहाँ प्रोविजंस दिए गए, क्या क्या प्रोविजंस दिए गए वो हम बात करेंगे अभी। फॉरेन जजमेंट को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 में किया गया है। मैंने बताया जहां जहां जैसी जरूरत पड़ती जाएगी हम वैसी वैसी डेफिनेशन उठाते जाएंगे। सेक्शन 2 में डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 2 के क्लॉज में क्या कहां बताई गई है फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन, आपको क्लॉज 6 में बताई गई है। इसी के साथ साथ आपको रेड विद सेक्शन 2 का क्लॉज 5 भी पढ़ना है। यहाँ क्या बताया गया, देखिए यहाँ पर बताया गया फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट बताया गया है। ठीक, फॉरेन जजमेंट जानने के साथ साथ हमें क्या जानना होगा, फॉरेन कोर्ट को भी जानना होगा। फॉरेन कोर्ट को भी जानना होगा, फॉरेन कोर्ट क्या होता है, दोनों चीजें हमें जाननी होंगी। फॉरेन जजमेंट को जानने से पहले हमें फॉरेन कोर्ट को जानना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन कोर्ट ही वो कोर्ट है जो जजमेंट को पास करेगा। उस कोर्ट के द्वारा पास की गई जजमेंट को ही फॉरेन जजमेंट कहा जाएगा। फॉरेन जजमेंट होगा क्या, फॉरेन जजमेंट वो होगा जिसे कि किसने पास किया है, फॉरेन कोर्ट ने पास किया है। तो ये चीज हमें पता लगी, हमें तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, दूसरी चीज क्या पढ़नी है, सेक्शन 13 वो तो पढ़ना ही है हमारा, और सेक्शन 13 के साथ साथ क्या पढ़ना है, सेक्शन 14 भी पढ़ना है, और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, सेक्शन 44A पढ़ना है, बताएंगे क्यों, और इसके साथ साथ क्या पढ़ना है, हमें सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। ये इतनी सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है। हम इसको सेपरेट देखेंगे, सेक्शन 10 को अलग से देखेंगे, सेक्शन 10 को, लेकिन अभी हल्का सा हम, क्योंकि रेस्ट सब्जेक्ट्स की बात की गई, अभी हम इसमें हल्का सा क्या करेंगे, थोड़ा सा टच करते चलेंगे, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। इतनी सारी चीजें पढ़नी है। फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड चीजें क्या है, देखो फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन पढ़नी है, फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन पढ़नी है। ये फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 के क्लॉज 5 में दी गई है। फॉरेन जजमेंट की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में दी गई है। उसके साथ साथ हमें कंक्लूसिवनेस पढ़नी है फॉरेन जजमेंट की। फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस कहां दी गई है, 13 और रेड विद 14। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रिजम्पशन दी गई है, प्रिजम्पशन दी गई है सेक्शन 14 में, और सेक्शन 13 में क्या दी गई है कि कब कौन सा जजमेंट फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा। सेक्शन 44 में क्या कहा गया है, सेक्शन 44 में यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज की बात की गई है। बताऊंगा क्या होती है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज। इसके साथ में क्या बताया गया है, आपका सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन बताया गया है। सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, इसी फॉरेन जजमेंट की बात की गई है कि कोई कोर्ट है, ये देखिए मैंने पेंडेंसी की बात करती है ना इसमें, सेक्शन 10 में आपका स्टे ऑफ सूट की बात की है, रेस्ट सब्जेक्ट की। ये कह रहे हैं कि कोई फॉरेन कोर्ट है और वहां पर कोई मामला पेंडिंग में है, तो क्या उसका असर इंडियन कोर्ट्स पे होगा, तो हम बात करेंगे अभी इस पे भी। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम जो मेन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 2 का क्लॉज 5 में क्या दिया गया है, फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया गया है। फॉरेन कोर्ट, जैसा कि अभी हमने रेवेन्यू कोर्ट को पढ़ा था, फॉरेन कोर्ट को पढ़ेंगे। फॉरेन कोर्ट होता कौन सा भाई, फॉरेन कोर्ट का पता लग जाएगा कि ये वाली कोर्ट फॉरेन कोर्ट होती है, तो बता देंगे भाई यही कोर्ट है जिसने डिसीजन पास किया, उसका जो डिसीजन या जजमेंट होगा वही फॉरेन जजमेंट। ये हमें पता लग जाए कि ये वाली कोर्ट, ये कौन सी कोर्ट है, एफसी, एफसी मतलब फॉरेन कोर्ट है। तो इसने एक जजमेंट पास किया, यस जजमेंट पास किया, ये जजमेंट कैसा होगा, एफजे, फॉरेन जजमेंट होगा, क्योंकि ये फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन कोर्ट के द्वारा पास किया गया जजमेंट ही फॉरेन जजमेंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेक्शन कहता है। चलिए कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 26 कहता है। सेक्शन 2 ये वाली बात कौन कह रहा है, सेक्शन 2 का क्लॉज 6 कहता है। बैरक में देख सकते हैं आप क्या कहता है कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा पास किया गया जजमेंट ही फॉरेन जजमेंट कहलाता है। एक विदेशी न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय कौन सा निर्णय कहलाता है, विदेशी निर्णय कहलाता है। ये सेक्शन 2 के क्लॉज 6 कहता है। इतनी बात समझ। अरे तो भैया ये तो बताओ कि फॉरेन कोर्ट होता क्या है, तो फॉरेन कोर्ट को ही जान लेते हैं पहले, फॉरेन कोर्ट होता क्या है। तो देखिए फॉरेन कोर्ट में जब हम बैरक में देखते हैं फॉरेन कोर्ट के बारे में, तो देखिए बैरक में क्या दिया गया है, दो चीजें बहुत अहम है वहां पर जो आपको समझनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या चीजें अहम है यहाँ पर, चीजें कौन सी अहम है, देखिए व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। इसके अलावा प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है वो सेक्शन 2 पढ़ना है। सेक्शन 2 का क्या पढ़ना है, क्लॉज, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो हमें तो डेफिनेशन पढ़नी है। सेक्शन 2 का क्लॉज 5 पढ़ना है, हमें पढ़ते हैं सेक्शन 2 का क्लॉज 5। देखिए देखा आपको यहाँ पर दोनों चीजें, सेक्शन 5 में फॉरेन कोर्ट और सेक्शन 6 में फॉरेन जजमेंट। वो फॉरेन जजमेंट कौन सा होता है, मींस द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट। इसका मतलब वो होता है कि जो फॉरेन कोर्ट ने निर्णय दिया है वही फॉरेन निर्णय होगा, जब वही विदेशी निर्णय होगा। ये तो सेक्शन 6 कहता, क्लॉज 6 कहता है इसका, सेक्शन 2 का क्लॉज 6 कहता है। लेकिन मेरा सवाल है कि ये फॉरेन कोर्ट होती क्या है, ये फॉरेन कोर्ट क्या है, फॉरेन कोर्ट क्या है, ये फॉरेन कोर्ट क्या है। तो इस फॉरेन कोर्ट को भी जान लेते हैं कि फॉरेन कोर्ट मींस अ कोर्ट सिचुएट आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक बात समझ लेते क्या कह रहे हैं। तो अब हम क्या चलते हैं इस स्लाइड पे, ठीक है। देखिए स्लाइड पे क्या कह रहे हैं, ये जो फॉरेन कोर्ट की बात की गई, फॉरेन जजमेंट तो आपको समझ में आ गया 26 में क्या है। फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट होता है जिसको कि फॉरेन कोर्ट ने पास किया है। लेकिन सवाल तो मेरा ये फॉरेन कोर्ट है क्या, तो वो पहली चीज इसका
जो सिचुएट होगा, ये सिचुएट, ये कहां पर है? आउटसाइड द इंडिया। इंडिया के बाहर होना चाहिए, पहली चीज तो ये कहते हैं। दूसरी क्या है? इस फॉरेन कोर्ट को ये क्या है? नॉट established 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 or continued by authority of इंडियन गवर्नमेंट। समझिए, इसको ना तो भारत की सरकार की अथॉरिटी ने इसे स्टैब्लिश किया हो और ना ही उसके द्वारा ही चलाई जा रही हो। एक ऐसा न्यायालय जो भारत की सीमाओं के बाहर स्टैब्लिश किया गया है। मिसाल के तौर पर ये एक कोर्ट है जो कहां पर है? नेपाल में सिचुएट है, नेपाल में। लेकिन इस कोर्ट को ना तो हमारी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया और ना ही इसे कंटिन्यू कर रही है। तो क्या ये कोर्ट फॉरेन कोर्ट होगा या इंडियन कोर्ट होगा? बेसिकली फॉरेन कोर्ट है, यही तो डेफिनेशन करी है। क्या कह रही है? एक ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड द इंडिया, जो द इंडियन जो टेरिटरी है, बियॉन्ड द इंडियन टेरिटरी के बाहर कोर्ट को ना तो हमारी सरकार ने स्टैब्लिश किया, ना उसको कंटिन्यू कर रही है। ना तो हमारी सरकार ने ऐसी कोर्ट को स्टैब्लिश किया है जो कि भारत के क्षेत्र के बाहर है, और ना ही हमारी सरकार उसको चला रही है। तो ऐसी कोर्ट ही फॉरेन कोर्ट कहलाएगी, और ऐसी ही कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय फॉरेन जजमेंट कहलाता है। अब आप उसमें बैरिक में देख सकते हैं, बहुत सिंपली वहां पर आपको देखने को मिलेगी ये चीज। देखिए, अब पढ़ सकते हैं। क्या करें? फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट outside India and situate outside India and not established or continued by the authority of central government। ना तो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित है और ना ही केंद्रीय सरकार के द्वारा संचालित है, लेकिन ये स्थित कहां पर है? ये इंडिया के बाहर स्थित है। ऐसी ही कोर्ट को हम क्या कहेंगे? फॉरेन कोर्ट। ऐसी ही कोर्ट को हम क्या कहेंगे? फॉरेन कोर्ट कहेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने फॉरेन कोर्ट देखा, फॉरेन जजमेंट देखा। फॉरेन कोर्ट क्या होता है? ऐसी न्यायालय, एक ऐसा न्यायालय जो भारत की सीमाओं के परे स्थित है, जिसको ना तो भारत की सरकार की प्राधिकृत जो अथॉरिटीज हैं, जो प्राधिकारी हैं, उन प्राधिकारियों द्वारा, भारत सरकार के प्राधिकारियों द्वारा ना तो उसको स्थापित किया गया है और ना ही। ऐसी ही कोर्ट को हम क्या कहेंगे? विदेशी न्यायालय कहेंगे। और ऐसी विदेशी न्यायालय द्वारा दिया गया जजमेंट क्या कहलाएगा? विदेशी निर्णय या फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज, फॉरेन कोर्ट को क्लॉज 5 में किया गया और फॉरेन जजमेंट को क्लॉज 6 में। यहां तक आपने ध्यान रहे, ये 2-3 शब्द हैं ध्यान रखने। ना तो स्टैब्लिश किया गया है, ना ही उसे कंटिन्यू किया जा रहा है, और वो कहां पर है? आउटसाइड ही इंडिया सिचुएट है। यही बस कीवर्ड है। आगे बढ़ते हैं, लौट के अपने सेक्शन 13 पे आते हैं। कंक्लूसिवनेस देख लें आप। हमें पता लग गया भाई कि उसकी फॉरेन कोर्ट कौन सी होती है, फॉरेन जजमेंट कौन सा होगा। तो अब उसकी कंक्लूसिवनेस को अब देख सकते हैं। 13 सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तब फॉरेन जजमेंट क्या होगा? कंक्लूसिव होगा या नहीं होगा? नेगेटिव दी गई डेफिनेशन, आप नेगेटिव देखिए, उसमें बताया गया नेगेटिव। देखिए पहली बात, नॉट कंक्लूसिव। तो अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between same parties under whom they or any of them claiming litigating under the same title। सेम टाइटल होना चाहिए और सेम पार्टी होनी। पार्टी कैसी होनी चाहिए? सेम टाइटल और सेम पार्टीज होनी, दोनों ही एक ही पक्षकार हों और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एक ही हित के लिए लड़ रहे हो। तो फिर क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जो 6 पॉइंट दिए गए यहाँ पर, 6 पॉइंट जो दिए गए हैं, ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये 6 चीज होती हैं तो वो आपका कंक्लूसिव नहीं कहलाएगा। कंक्लूसिव नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे कंक्लूसिव ना होने में। पहले देखते हैं कि क्या इसमें कंक्लूसिवनेस क्यों नहीं होगी और कब होगी। तो देखिए इसमें पहली चीज क्या कह रहे हैं, हम इसको बात कर लेते हैं। यहां हम सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे वो ये देखेंगे, क्या कह रहे हैं? वेयर इट हैज नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिस। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन जजमेंट की बात। ठीक है, तो ये कोर्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी कोर्ट होगी? फॉरेन कोर्ट होगी ना, फॉरेन कोर्ट होगी, ये फॉरेन कोर्ट होगी, इसकी बात कर रहे हैं। तो फॉरेन कोर्ट को कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। फॉरेन कोर्ट को कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट। तो ये 6 चीजें हैं क्योंकि
समय का थोड़ा सा अभाव है, समय की थोड़ी सी किल्लत है, क्योंकि जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है बाय द इंस्टीट्यूशन, बाय द अवर इंस्टीट्यूशन, उसको मैं एक्सीड नहीं कर सकता हूँ। तो आई थिंक मुझे सेशन यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज़ अब जो मुझे प्रिस्क्राइब टाइम था वो ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया आपसे, वो मैंने फॉरेन जजमेंट और फॉरेन कोड को लेकर किया। तो मैंने फॉरेन जजमेंट को डिफाइन कर दिया, फॉरेन कोड को डिफाइन कर दिया। देन आफ्टर मैं कंक्लूसिवनेस को मैं कल यहीं से अपना लेक्चर शुरू करूँगा। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 पढ़ते हैं, रेड विद सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, सेक्शन 45 टू 44A पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो, अगर आप इसी तरह की वीडियो मेरे देखना चाहते हैं, या इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ अगर पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट के साथ में, तो हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या ऑफिस विजिट कर सकते हैं आप। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम राजस्थान जुडिशरी के लिए जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं 44 जो अब नोटिफाइड हो गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा, जल्दी उसके फॉर्म आएंगे। तो देर ना करें आप लोग, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी हमारे अधिवक्ता बहन और भाई, जो भी स्टूडेंट हैं। और एक बात और बता दूं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, फ्रेशर मैंने कल भी बताया था, जो फ्रेशर बच्चे जिनका फाइनल ईयर है और उनके अभी एग्जाम नहीं हुए, तो वो प्रीलिम्स का फॉर्म तो भर सकते हैं, प्री का फॉर्म भर सकते हैं, बट लेकिन ये प्रीलिम्स का फॉर्म जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन ये तब तक आप मेंस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके हाथ में ना हो। अगर मार्कशीट नहीं होगी तो आपका फॉर्म भले ही आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो, रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक आपको क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम का, किस तरह से एग्जाम आता है। 44 वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल कैंडिडेट के लिए 17 वैकेंसी है, 17 में से 5 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो महिलाएं भी, जो भी इस तरह की लड़कियां हैं, जो बहनें हमारी अधिवक्ता बहनें या अधिवक्ता साथी, वो फॉर्म को भर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए हमारा एक सफलता बैच चल रहा है, जो अभी शुरू करेंगे हम लोग, उस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है। हमसे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस को, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑफर जो चल रहा था गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का, उसको हमारी टीम ने, हमारे इंस्टीट्यूशन ने उसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड कितना कर दिया, 5 फरवरी तक उसको बढ़ा दिया। पहले 31 जनवरी तक वैलिड था। हमारे द्वारा चलाए जा रहे हर कोर्स पे आपको 26% ऑफ मिलेगा। तो देर ना करें। इसके अलावा एक जानकारी और दे दूँ मैं आपको, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो, जैसे कुछ बच्चे एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो देर ना करें, उसके लिए भी एक सेपरेट बैच है हमारे पास एपीओ का। इसके साथ ही साथ एलएलएम के लिए भी बैच है हमारे पास, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी एलएलएम के लिए पढ़ा रही हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे अधिवक्ता बहन और भाई हैं हमारे, जिनके लिए एआईबी क्लियर करना एक मुसीबत बना हुआ है, जो नहीं कर पाते क्लियर। तो परेशान ना हो, एनएलसीसी क्लासेस से जुड़िए, हमारे बैनर तले तैयारी करिए, आपको श्योर शॉट हम आपको सफलता दिलाएंगे, और हमारी टीम पूरी मेहनत करती है।